सभी को नमस्कार मित्रों। बटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 6 के आर्टिकल 233 से 237 में अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख है। आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका उल्लेख है भाग 6 और आर्टिकल है 233 से 237। इसके बारे में जिक्र करना है। देखिए, सबसे पहला तो शब्द ये है कि अधीनस्थ न्यायालय से क्या आशय है। अधीनस्थ न्यायालय का मतलब है कि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अधीन काम करते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उनको बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। एक तरीके से देखा जाए तो हाई कोर्ट भी अधीनस्थ न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट का अधीनस्थ न्यायालय हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के अधीन में जैसे कि जिला कोर्ट आ जाते हैं, सेशन कोर्ट आ जाते हैं, म्युनिसिपल न्यायालय आ जाते हैं, ग्राम न्यायालय आ जाते हैं। ये सारे क्या होते हैं? अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अधीनस्थ न्यायालय। 4-5 इसमें छोटे छोटे बिंदु हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पर। हमारी एंड्रॉयड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है, और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स, पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए, तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग bhatner.ias.com पर जा सकते हैं, और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहां नजर आ रहा है, सीसेट 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहां पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोस अभी इसके अंदर मौजूद हैं, और 2 या 3 वीडियोस ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी, थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दे जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली है। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260, महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं, खास तौर पर पिछले 17 सालों के
प्रीवियस 17 इयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉइड ऐप भटनेर आईएएस डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। अधीनस्थ न्यायालय, देखिए जिला स्तर पर जो न्यायालय होता है, सबसे पहले हम देखते हैं, पहले तो सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद में होता है हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट के बाद में होता है जिला स्तर पर, यानी कि प्रत्येक जिला स्तर पर एक कोर्ट होता है जिसको बोलते हैं जिला कोर्ट, जिला न्यायालय। जिला न्यायालय की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक कोर्ट होता है जो दो काम करता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि जिला न्यायालय बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट एक ही न्यायालय है, लेकिन काम दो करता है। जिला न्यायालय, जब जिला न्यायालय जिला स्तर पर जो न्यायालय है, जब वो न्यायालय दीवानी मामलों की सुनवाई करता है, सिविल मामलों की सुनवाई करता है, तो वो होता है जिला न्यायालय। कब? जब वो सिविल मामलों की सुनवाई करता है। सिविल बोल दो या फिर इसको दीवानी बोल दो, एक ही बात है। लेकिन जब वही कोर्ट क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करता है, इसको क्रिमिनल बोल दो, इसको फौजदारी बोल दो, इसको आपराधिक बोल दो, एक ही बात है। जब आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है जिला कोर्ट, तो उसको जिला कोर्ट ना बोल के सत्र न्यायालय बोला जाता है, सेशन कोर्ट बोला जाता है। हिंदी में इसको बोलेंगे सत्र न्यायालय। इस जिला न्यायालय का जो प्रधान न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, उसको बोलते हैं जिला न्यायाधीश। जिला न्यायाधीश। अब अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जिला न्यायाधीश के अधीन कौन कौन से मामले आते हैं, ऑप्शन ए आ जाए केवल दीवानी मामले, ऑप्शन बी आ जाए फौजदारी मामले, ऑप्शन सी आ जाए दीवानी और फौजदारी दोनों मामले, ऐसे करके मान लेते 4 ऑप्शन आपके सामने बन गए हैं। तो आप क्या उत्तर देंगे? दीवानी मामले भी आते हैं, फौजदारी मामले भी आते हैं। जब जिला न्यायाधीश दीवानी मामलों की सुनवाई कर रहा है, तब वो होगा जिला न्यायालय, यानी तब वो न्यायालय किस रूप में काम करेगा? जिला न्यायालय के रूप में। और जब वही न्यायाधीश क्रिमिनल मामलों की सुनवाई कर रहा है, फौजदारी मामलों की सुनवाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? सेशन कोर्ट। यानी एक ही न्यायालय है, डबल रोल है, दो काम करता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अब प्रश्न आता है कि सिविल मामले कौन से होते हैं। अब हमें ये तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि उसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो सिविल मामला न दे, वो 4 मामले लिख दे, है ना। तो पहले हम देखना कि सिविल मामले कौन कौन से होते हैं। देखिए, सिविल मामलों का डायरेक्ट संबंध होता है परिवार से, फैमिली से, यानी परिवार से संबंधित जो मामले हैं। जैसे कौन कौन से? अब देखिए, विवाह को लेकर कोई विवाद है, तलाक को लेकर कोई विवाद है, गोद को लेकर कोई विवाद है, बच्चे को अडॉप्ट किया है उस संबंध में कोई विवाद हो गया है, संपत्ति के बंटवारे को लेकर कोई विवाद है, उत्तराधिकार का विवाद है, संपत्ति का विवाद है। ये सारे मामले हैं, ये क्या होते हैं? दीवानी मामले। हमें पता होना चाहिए कि दीवानी मामले कौन से होते हैं। और दीवानी मामले मैंने आपको बड़ा ही आसान भाषा में बता दिया कि ऐसे मामले जिनका संबंध परिवार से होता है। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि पति पत्नी की लड़ाई हो गई और पति ने पत्नी का सर फोड़ दिया है, तो ये भी तो परिवार का मामला है ना। फिर आप कहेंगे सर ये परिवार का मामला है तो ये भी दीवानी में आना चाहिए। नहीं, वो दीवानी में नहीं आएगा, वो परिवार का मामला नहीं है। वहाँ पे तो मारकाट हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो क्रिमिनल में आएगा, वो परिवार का मामला नहीं है। दीवानी मामलों में अगर वादी प्रतिवादी है तो एक्स और वाई होंगे, यानी एक्स भी एक व्यक्ति है, वाई भी एक व्यक्ति है। लेकिन क्रिमिनल मामले में एक तरफ एक्स है यानी कि व्यक्ति है, दूसरी तरफ राज्य होता है, दूसरी तरफ वाई नहीं होता। यानी कि क्रिमिनल मामले व्यक्ति व्यक्ति के बीच नहीं होते। क्रिमिनल मामले में वादी और प्रतिवादी में एक राज्य होता है और एक अपराधी जो होता है वो होता ही है। लेकिन सिविल मामले में 2 व्यक्तियों का विवाद होता है। पति पत्नी का विवाह को लेकर विवाद है, तलाक को लेकर विवाद है, गोद को लेकर विवाद है, संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद है 2 भाइयों में, तो वो 2 भाई हैं।
ए और बी, उनमें विवाद है। लेकिन क्रिमिनल मामला जो होता है उसमें एक व्यक्ति होता है जो कि अभियुक्त है, और दूसरा जो उसका प्रतिद्वंदी है वो राज्य है। यानी कि आपराधिक मामलों में, क्रिमिनल मामलों में, फौजदारी मामलों में हमने जो अपराध किया है वो राज्य के खिलाफ किया है, वो किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं माना जाएगा। अगर मान लेते हैं मेरी किसी से लड़ाई हो गई है और मैंने उसका कुछ फिजिकल नुकसान कर दिया है, तो वो नुकसान उस व्यक्ति का नहीं है, मैंने राज्य का किया है, इसलिए वो जो केस चलेगा मेरे और राज्य के बीच में चलेगा। तो उसमें एक व्यक्ति होता है व्यक्ति और एक होता है राज्य। लेकिन सिविल मामलों में दो व्यक्ति ही होते हैं, और इसमें विवाह, तलाक, गोद, संपत्ति के बंटवारा, उत्तराधिकार और ये सब जो मामले आते हैं वो सिविल मामले आते हैं। तो जिला कोर्ट जब इन सिविल मामलों की सुनवाई करता है तब वो जिला न्यायालय होता है, और जब वो आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है जिसमें लूट, चोरी, डकैती, हत्या, ये सब कुछ आ जाएगा, वो होता है सेशन कोर्ट। इतनी बात क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने बात की जिला न्यायाधीश के बारे में, जो कि जिला का प्रधान न्यायाधीश होता है। ये अपने अधीनस्थ यानी कि इसके अंडर में जो भी न्यायालय आते हैं उनके निरीक्षण की शक्ति भी रखता है, उनके निरीक्षण का अधिकार भी रखता है। अब जिला न्यायाधीश है, पहले हम जिला न्यायाधीश को क्लियर करेंगे, फिर देखेंगे इसकी क्या योग्यता है, इसकी नियुक्ति कैसे होती है, क्या कुछ इसकी सेवा शर्तें होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि इस जो अधीनस्थ न्यायालयों का एक स्तर है, कितने प्रकार के इसमें न्यायालय होते हैं, कौन कौन से न्यायालय होते हैं, कौन कौन से सिविल होते हैं, कौन कौन से क्रिमिनल होते हैं, वो हम एक डायग्राम के माध्यम से उसको समझेंगे। हम देख रहे हैं जिला न्यायाधीश की क्वालिफिकेशंस यानी कि योग्यताएं। पहली योग्यता तो सेम है, हम पढ़ते आ रहे हैं कि भारत का नागरिक हो। देखिए, भारत का नागरिक होने का मतलब यहाँ पे क्या है? भारत का नागरिक होने का मतलब है कि वो भारत का नागरिक हो, भारत में कहीं से भी बिलोंग करता हो। क्या ऐसी कोई बाध्यता है क्या कि किसी राज्य विशेष के व्यक्ति को उसी राज्य में ही जिला न्यायाधीश बनाया जाएगा? अगर मान लेते हैं हम, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ तो मैं राजस्थान की बात करूँगा, क्या राजस्थान के व्यक्ति को ही राजस्थान के 33 जिलों में जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि क्या उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति को जो कि जिला न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है उसको राजस्थान में जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। तभी तो लिखा है भारत का नागरिक हो, कि वो भारत में कहीं से भी हो, उसको किसी भी राज्य में, उसको किसी भी जिला में जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा जा सकता है, योग्यता लिख दी गई, उसमें एक वाक्य लिख दिया गया कि जिला न्यायाधीश के लिए यह आवश्यक है कि वह उसी राज्य का मूल निवासी हो। ऐसा नहीं है मित्रों, ऐसा अगर कथन आता है तो गलत हो जाएगा। भारत का नागरिक हो, वो भारत में कहीं से भी बिलोंग करता हो, वो महाराष्ट्र का हो, वो यूपी का हो, वो तमिलनाडु का हो, वो केरला का हो, वो कश्मीर का हो, कहीं का भी हो, वो भारत में न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो सकता है। तो पहली योग्यता ये हो गई। दूसरी कि उसको कम से कम 7 वर्षों का अधिवक्ता यानी कि वकील के रूप में वो 7 वर्ष तक काम कर चुका हो, उसको 7 वर्षों का अनुभव हो वकील के रूप में कार्य करने का, वो किसी भी कोर्ट में किसी भी स्तर पर वकील के रूप में काम कर चुका है कम से कम 7 वर्ष तक, तो वो लायक है इस कि वो जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो सके। और तीसरा भी सेम है कि वो लाभ के पद पर न हो। और चौथा ये है कि उस व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए उस राज्य के हाई कोर्ट ने अनुशंसा की हो, यानी कि हाई कोर्ट अनुशंसा करेगा कि इस बंदे को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए। तो ये 4 योग्यताएं हैं, ये जरूरी है। हाई कोर्ट की अनुशंसा जरूरी है। अगर हाई कोर्ट ने अनुशंसा नहीं की है तो उस व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट की यहाँ पर अनुशंसा बहुत ज़रूरी है। तो 4 योग्यताएं हम इसमें कह सकते हैं कि वो भारत का नागरिक हो, कम से कम 7 वर्षों तक वो वकील के रूप में वकालत कर चुका हो, अधिवक्ता हो, लाभ के पद पर न हो, और हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति की नियुक्ति की अनुशंसा की हो, तब जाकर उसकी नियुक्ति होगी मित्रों। और नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करेगा उस राज्य का राज्यपाल, नियुक्ति राज्यपाल करेगा। हालांकि इससे हम पहले पढ़ते आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जब जिला न्यायाधीश की बात हो रही है तो नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल।
तो मित्रों हमने देखा कि कैसे जो जिला न्यायाधीश है उसकी क्या क्या योग्यता हो गई, हमने देख लिया। और हमने देख लिया कि उसकी नियुक्ति कौन करता है। और नियुक्ति के बारे में हमने एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से नोटिस करनी है कि हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन के आधार पर ही जिला न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। और इसको हमने क्लियर कर लिया है कि जिला न्यायाधीश का डबल रोल होता है, जिला न्यायालय के रूप में भी काम करता है और सेशन कोर्ट यानी कि सत्र न्यायालय के रूप में भी काम करता है। जब सिविल मामलों को देखता है सुनता है तब ये होता है जिला न्यायालय, जब क्रिमिनल मामलों को सुनता है देखता है तब ये होता है सेशन कोर्ट यानी कि सत्र न्यायालय। अब हम अधीनस्थ न्यायालयों का एक पदानुक्रम पढ़ेंगे, यानी कि क्या स्तर होता है, कौन से स्तर पर कौन अधिकारी होता है, कितने स्तर होते हैं, उसके बारे में अपने को बात करनी है। देखिए मित्रों, पहले होता है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद होता है जिला न्यायालय जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। हाई कोर्ट के बाद होता है जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, यानी जब अब तक जिसकी हम बात कर रहे थे वो क्या था, जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय। दो चीज़ होगी, जिला न्यायालय प्लस सत्र न्यायाधीश का न्यायालय। और दोनों न्यायाधीश, एक न्यायाधीश है जो दो काम करता है। उसके बाद इसमें कौन कौन से होते हैं, उसके बाद सिविल मामले और क्रिमिनल मामले दो भागों में बंट जाते हैं। यानी जिला स्तर पर जो हम जिला एवं सत्र न्यायाधीश की बात करते हैं वहाँ पर तो एक ही न्यायालय दो काम करता है, सिविल भी और क्रिमिनल भी, दोनों मामलों की सुनवाई करता है। लेकिन उसके बाद के जो स्तर होते हैं मित्रों, उसमें दीवानी मामले और उसमें क्रिमिनल जो मामले हैं वो दो भागों में बंट जाते हैं। यानी कि सिविल मामलों को सुनने के लिए अलग कोर्ट होते हैं और क्रिमिनल मामलों को सुनने के लिए अलग कोर्ट होते हैं। सिविल मामलों को सुनने के लिए जिला न्यायालय के अधीन होता है वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय। देखिए ये क्रम आपको याद रखना पड़ेगा, हालांकि थोड़ा सा पेचीदा है और थोड़ा सा उलझन भरा जरूर है, लेकिन ये आपको ख्याल इसका रखना पड़ेगा, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। जिला न्यायालय के अधीन, क्योंकि जिला न्यायालय क्या करता है, दीवानी मामलों को सुनता है। जिला न्यायालय के अधीन क्या होता है, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय। फिर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय है, उसके अधीन होता है सिविल न्यायालय का न्यायाधीश और इसको बोलते हैं प्रथम श्रेणी, ये भी ख्याल रखना है, प्रथम श्रेणी। और उसके बाद होता है कनिष्ठ, ये वरिष्ठ होता है, फिर होता है कनिष्ठ सिविल जज न्यायाधीश यानी कि मुंसिफ न्यायाधीश का न्यायालय। ये न्यायालय होते हैं जो दीवानी मामलों को सुनते हैं। अब देखिए आपके सामने प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सा न्यायालय है जो सिविल मामलों की सुनवाई नहीं करता। ऑप्शन आएंगे, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, बी सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, सी मुंसिफ या कनिष्ठ सिविल जज का न्यायालय और डी आएगा दंडाधिकारी का न्यायालय। और आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सिविल मामलों की सुनवाई नहीं करता है। तो मित्रों देखो, दंडाधिकारी का जो न्यायालय होता है, प्रथम श्रेणी हो चाहे सेकंड श्रेणी हो, वो सिविल मामलों की सुनवाई नहीं करता है। तो जिला न्यायालय के अधीन ये तीन स्तर होते हैं। फिर बात करते हैं सत्र न्यायाधीश, क्योंकि सत्र न्यायाधीश क्या करता है, क्रिमिनल मामलों की सुनवाई। सत्र न्यायाधीश के अधीन पहला क्या होता है, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, उसके नीचे दंडाधिकारी का न्यायालय प्रथम श्रेणी, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय। फिर इसके नीचे आता है दंडाधिकारी का न्यायालय द्वितीय श्रेणी, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय। तो आपको इस चीज़ को ख्याल में रखना है कि जो सिविल मामले हैं उसमें कौन कौन से न्यायालय आएंगे, जो क्रिमिनल मामले हैं उसमें कौन कौन से न्यायालय आएंगे और इसका सही क्रम क्या है। अब इसमें यह भी हो सकता है कि वरिष्ठ सिविल न्यायालय का न्यायाधीश का न्यायालय, सिविल न्यायालय का न्यायाधीश और मुंसिफ या सिविल न्यायाधीश का न्यायालय। अब ऐसे आपके सामने तीन ऑप्शन रख दे और कहे कि इसका सही क्रम क्या है, ए बी सी, बी सी ए, डी सी ए, ऐसे करके। तो इसका सही क्रम भी अपने को ख्याल रखना है। अपने को ये भी देखना है कि इसमें सिविल मामलों की सुनवाई कौन करेगा और क्रिमिनल मामलों की सुनवाई कौन करेगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है परिवार न्यायालय, फैमिली कोर्ट, परिवार न्यायालय। अब देखिए परिवार न्यायालय का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले परिवार न्यायालय किस अधिनियम के तहत अस्तित्व में आए, तो एक एक्ट बना था जिसको बोलते हैं परिवार न्यायालय अधिनियम, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। ये परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत परिवार न्यायालय का कॉन्सेप्ट अस्तित्व में आया। अब देखिए जब मैंने परिवार शब्द लिख दिया और पहले मैं बात कर चुका हूं कि जो सिविल मामले होते हैं
उसमें कौन कौन से विवाद आते हैं? उसमें मोस्टली जो हैं वो पारिवारिक विवाद आते हैं, विवाह है, तलाक, गोद, संपत्ति का बंटवारा, ये सब चीज़ें आती हैं। तो परिवार न्यायालय कैसे मामलों की सुनवाई करेगा? परिवार न्यायालय मुख्यतः या बेसिकली केवल और केवल सिविल मामलों की सुनवाई करेगा। अब देखिए, परिवार न्यायालयों की स्थापना कौन करता है? परिवार न्यायालयों की स्थापना कैसे होती है? कितनी आबादी वाले शहरों में इसकी स्थापना होती है, ये देखते हैं। देखिए, ऐसा शहर जिसकी आबादी 10 लाख या उससे अधिक है, वहाँ पर इसकी स्थापना होगी। और इसकी स्थापना होती है राज्य सरकार द्वारा, और राज्य सरकार द्वारा इसकी स्थापना होती है हाई कोर्ट के साथ सिफारिश या परामर्श करके। 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाला जो शहर है, वहाँ पर इसकी स्थापना होगी। स्थापना कौन करेगा? राज्य सरकार। और लेकिन जब राज्य सरकार इसकी स्थापना करेगी तो हाई कोर्ट के साथ सलाह मशवरा हो जाएगा कि भाई हम इस यहाँ पर ऐसे ऐसे करके परिवार न्यायालय की स्थापना कर रहे हैं। अब परिवार न्यायालय के काम क्या होंगे, तो इसको तो बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि फैमिली की बात हो रही है। तो देखिए, विवाह को लेकर कोई विवाद है, विवाह को शून्य घोषित करना है, तलाक को लेकर कोई विवाद है, ये भी हो सकता है कि तलाक लिया हुआ है, तलाक को तोड़ना है, दोबारा से वो इकट्ठा रहना चाहते हैं। गोद को लेकर कोई विवाद है, संपत्ति का, यानी कि पारिवारिक संपत्ति की बात हो रही है, पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा को लेकर कोई विवाद है। तो ये सारे मामलों की सुनवाई कौन करता है? फैमिली कोर्ट करता है। प्रश्न बन सकता है कि क्या फैमिली कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ अन्यंतर कहीं पर अपील करने की गुंजाइश है या नहीं है? यानी कि परिवार न्यायालय ने जो निर्णय दे दिया है, क्या इसके खिलाफ कहीं पर हम अपील कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। इस एक्ट में लिखा गया है कि अगर परिवार न्यायालय के निर्णय से कोई वादी प्रतिवादी संतुष्ट नहीं है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, उसके पास ये अधिकार है और हाई कोर्ट उसकी बात को सुनेगा। तो परिवार न्यायालय के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। आई होप ये आपको वीडियो इतनी क्लियर होगी पर यानी कि परिवार न्यायालय क्या है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय ग्राम न्यायालय को अस्तित्व में लाने का जो काम किया है वो बेसिकली एक एक्ट है। उस एक्ट का नाम है ग्राम न्यायालय अधिनियम, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। इस एक्ट से ग्राम न्यायालयों का कॉन्सेप्ट धरातल पर लागू हो सका। और ये एक्ट जो लागू होता है, देखिए ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 जो एक्ट है वो 2008 में बना, लेकिन ये लागू होता है 2 अक्टूबर 2009 को, यानी कि गांधी जयंती वाले दिन 2009 को यह अधिनियम लागू होता है। देखिए, जो हमारा विधि और न्याय मंत्रालय है, विधि और न्याय मंत्रालय जो है उसका हमेशा ये प्रयास रहा है, एक मिनट में लिख दूं, विधि व न्याय मंत्रालय हमेशा से प्रयास रहा है कि जो न्याय व्यवस्था है आम जनता तक उसकी पहुंच हो सके। आम जो व्यक्ति है वो अगर न्याय प्राप्त करने में सक्षम नहीं है तो न्याय व्यवस्था चलकर स्वयं उसके पास जाए ताकि उस बंदे को न्याय मिल सके। ये हमारे विधि और न्याय मंत्रालय का शुरू से ही एक ऐसे ड्रीम रहा है कि किसी भी तरीके से भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी नागरिक के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, अन्याय ना हो। इसके लिए न्याय प्रक्रिया को थोड़ा सा सरल बनाने के लिए, थोड़ा सुलझाऊ बनाने के लिए एक एक्ट पारित किया गया संसद द्वारा, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008, और 2 अक्टूबर 2009 को ये लागू हो गया। अब यहाँ पे 2 प्रश्न बनते हैं कि ग्राम न्यायालय कैसे मामलों की सुनवाई करेगा? क्या यह केवल सिविल मामलों की सुनवाई करेगा या यह क्रिमिनल मामलों की सुनवाई भी करेगा? तो आपको बता देना चाहता हूं कि ग्राम न्यायालय के अंतर्गत दोनों ही मामले आएंगे, सिविल भी आएंगे और क्रिमिनल भी आएंगे। लेकिन प्रश्न ये भी है कि क्या सभी तरह के क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करने का अधिकार ग्राम न्यायालय के पास है? तो मित्रों, सभी तरह के क्रिमिनल मामले नहीं, सभी तरह के क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करने का अधिकार ग्राम न्यायालय के पास नहीं है। जो बहुत गंभीर किस्म के अपराध होते हैं, ऐसे मामलों की सुनवाई ग्राम न्यायालय नहीं कर सकता। हाँ, ऐसे जुर्म
जिनकी सजा अधिकतम 2 वर्ष तक हो सकती है, उससे अधिक नहीं हो सकती। अगर मान लेते कोई ऐसा जुर्म है जिसमें 3 साल की सज़ा, 10 साल की सज़ा, उम्र कैद, फांसी, ऐसी सज़ाएं हैं, तो ऐसे मामले ग्राम न्यायालय की पहुंच से बाहर होंगे। ऐसा जुर्म जिसकी अधिकतम सज़ा 2 वर्ष तक हो सकती है, ऐसे मामले ग्राम न्यायालय के कार्य क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में आएंगे। आप समझ रहे हैं? अगर कोई किसी व्यक्ति ने जुर्म किया है और उसकी अधिकतम सज़ा जो हो सकती है वो 2 वर्ष ही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ऐसा मामला ग्राम न्यायालय के अंडर में आएगा। लेकिन किसी व्यक्ति ने ऐसा जुर्म कर दिया है जिसकी सज़ा 5 वर्ष, 10 साल उम्र कैद, तो ऐसे मामले ग्राम न्यायालय की पहुंच से बाहर रहेंगे। ये तो हो गए क्रिमिनल मामलों के मामले में। अब बात करते हैं कि ग्राम न्यायालय कौन कौन से सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है। तो उसमें है, देखिए हमने पढ़ रखा है, जब हम नीति निर्देशक तो पढ़ रहे थे, न्यूनतम वेतन अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 हमने पढ़ा था। पहले मैं यहाँ पे 4-5 एक्ट है उनका नाम लिख दूँ। न्यूनतम वेतन अधिनियम से संबंधित अगर कोई सिविल मामला है तो उसकी सुनवाई ग्राम न्यायालय कर सकता है। फिर दूसरा, जब हम अनुच्छेद 17 पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, ये एक मामला है। इसकी सुनवाई भी, इससे संबंधित अगर कोई विवाद है उसकी सुनवाई ग्राम न्यायालय कर सकता है। बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 है। और उसके बाद में लास्ट है घरेलू हिंसा अधिनियम, घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम 2005 है। इनसे संबंधित, इन एक्ट का उल्लंघन से संबंधित अगर कोई मामला है, कोई सिविल मामला है, तो उसकी सुनवाई ग्राम न्यायालय कर सकता है और दंड दे सकता है। शब्दों को समझना ज़रा, क्योंकि प्रश्न बनेगा। अब ग्राम न्यायालय के बारे में 3 कथन आपको बिल्कुल सही सही दे दिए उसने, और चौथा लिख दिया उसने कि ग्राम न्यायालय सभी प्रकार के क्रिमिनल मामलों की सुनवाई कर सकता है, तो सभी की नहीं कर सकता। अब उसने ऐसा लिख दिया कि केवल दीवानी मामलों की सुनवाई करता है, तो भी गलत हो जाएगा। केवल आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है, तो भी गलत हो जाएगा। सभी प्रकार के आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है, तो भी गलत हो जाएगा। सभी प्रकार के दीवानी मामलों की सुनवाई करता है, तो भी गलत हो जाएगा। यानी कि कौन कौन से दीवानी मामले इसके अंडर में आते हैं वो भी हमने लिख रखे हैं। कौन कौन से आते हैं? न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 से संबंधित विवाद, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 से संबंधित कोई विवाद, बंधुआ मजदूर अधिनियम, घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम 2005। अगर इनसे संबंधित कोई विवाद है तो वो आएगा सिविल में। और क्रिमिनल में अधिकतम 2 वर्ष की सजा तक के जो विवाद हैं, जो मामले हैं, वो मामले आते हैं ग्राम न्यायालय के अंडर में। और ग्राम न्यायालय का जो चीफ जज होता है, जो न्यायाधीश होता है, उसको बोलते हैं न्यायाधिकारी, न्यायाधिकारी। अगला है मोबाइल कोर्ट, मोबाइल कोर्ट यानी कि जो अस्थायी कोर्ट होते हैं, मोबाइल कोर्ट की हम बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि देखिए मोबाइल कोर्ट जैसा कॉन्सेप्ट ये हाल ही में आया है, पहले ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि मोबाइल कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जो मोबाइल कोर्ट की जो अवधारणा है, इसके जनक कौन है, तो मित्रों इसके जनक हैं हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, अब्दुल कलाम जी इसके जनक हैं। फिर दूसरी बात कि जो मोबाइल कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ये धरातल पर लागू कब हुआ, यानी कि मोबाइल कोर्ट जैसी कोई चीज़ हमें देखने को मिली तो कब मिली, तो मित्रों इस चीज़ हमें मिली 2007 में हरियाणा के मेवात में सबसे पहली मोबाइल कोर्ट स्थापित की गई। क्लियर? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मोबाइल कोर्ट की अवधारणा के जनक हैं। मोबाइल कोर्ट सबसे पहले हरियाणा के मेवात ज़िले में 2007 में स्थापित की गई। अब मोबाइल कोर्ट होता क्या है? देखिए मोबाइल कोर्ट क्या होता है, बस होती है एक, और बस में जो आवश्यक जो सामग्री होती है, जो एक न्यायाधीश को चाहिए होती है, वो उसमें ऑलरेडी सब कुछ उसमें होता है। और वो बस ज़्यादा कदा जहाँ जहाँ भी किसी को आवश्यकता होती है वहाँ पे जाके जो मामलों का निपटारा करती है। अगर इसकी आवश्यकता पड़े तो खुले मैदान में या फिर किसी चौराहे पर भी इसका आयोजन किया जा सकता है।
लेकिन बेसिकली ये बस में ही सब कुछ इसका जो होता है नियंत्रण होता है। बस में न्यायाधीश बैठे होते हैं और वहीं से वो सारे निर्णय देते हैं जनता के बीच में जाकर, ताकि आम जन को न्याय मिल सके। इसके लिए हमने ये मोबाइल कोर्ट जैसा कॉन्सेप्ट लेके आए। फिर बात आती है कि मोबाइल कोर्ट जो है वो किस तरीके के मामलों की सुनवाई करता है। तो मित्रों, दोनों प्रकार के मामले आते हैं इसमें, दीवानी भी आते हैं, इसमें फौजदारी भी आते हैं, यानी कि सिविल मामले भी आते हैं और क्रिमिनल मामले भी आते हैं। देखिए, शब्दों को समझते जाना, हमें देखना है कि कौन कौन से मामले किस कोर्ट के अंडर में आते हैं। अभी हमने पढ़ा ग्राम न्यायालय, तो ग्राम न्यायालय देखिए सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है। पढ़ रहे हैं मोबाइल कोर्ट, सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों की सुनवाई करता है। इससे पहले पढ़ा परिवार न्यायालय, परिवार न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई करता है। यहाँ पे एक चीज़ ख्याल रखनी है कि कौन सा कोर्ट किस प्रकार के मामलों की सुनवाई कर सकता है। अगला है फास्ट ट्रैक कोर्ट, और जैसे कि इसके नाम से फर्स्ट है फास्ट ट्रैक, यानी कि स्पीडली, बहुत जल्दी मामलों को निपटाया जा सके। देखिए, आपको आइडिया है कि भारत में ऐसे बहुत से मामले हैं, लाखों मामले हैं जो लंबित पड़े हैं। बहुत समय से वो मामले कोर्ट में पड़े हैं, लेकिन उन फाइलों से धूल भी नहीं हट चुकी। और ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिल जाएंगे जब किसी व्यक्ति ने बहुत मामूली सा अपराध किया है, लेकिन वो कई सालों से जेल में सड़ रहा है। ऐसे जो मामले हैं उनको निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का कॉन्सेप्ट आया। और बेसिकली ये जो कोर्ट है वो बात करता है केवल आपराधिक मामलों की, यानी ऐसे आपराधिक मामले जो लंबित पड़े हैं उनको निपटाना है। और या ऐसे मामले जिसमें किसी अभियुक्त ने बहुत छोटा जुर्म किया था, लेकिन वो उसके बजाय बहुत बड़ी सज़ा भुगत रहा है या भुगत चुका है, तो उन मामलों को निपटाना किसका काम है? फास्ट ट्रैक कोर्ट का। देखिए, हमने पढ़ा ग्राम न्यायालय, वो कौन से मामलों की सुनवाई करता है? सिविल, क्रिमिनल। हमने पढ़ा परिवार न्यायालय, केवल सिविल मामलों की सुनवाई। अब हम बात कर रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट, हालांकि दोनों मामलों की सुनवाई करता है, लेकिन मुख्यतः ये केवल और केवल आपराधिक मामलों की सुनवाई करेगा। हालांकि इसके सामने अगर कोई सिविल मामला आता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि वह उसकी सुनवाई करे, तो कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक चूज़ करना है, सिविल या क्रिमिनल, तो क्रिमिनल ही आएगा इसमें। और ऐसे क्रिमिनल मामले जो लंबित पड़े हैं, जिनका कोई मतलब निकल ही नहीं रहा, जिनकी सुनवाई हो ही नहीं रही, जिनका कोई निपटारा हो ही नहीं रहा, ऐसे मामलों को सुनकर उसका निपटारा करना है, ये किसका काम है? फास्ट ट्रैक कोर्ट का। इसके नाम से स्पष्ट है, ऐसे आपराधिक मामले जो 2 साल या उससे अधिक पुराने हैं, उसको निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसा कॉन्सेप्ट आया। और आज का जो लास्ट है वो है ई अदालत, या उसको बोलते हैं आभासी अदालत, यानी कि ई कोर्ट, या इसको बोलते हैं वर्चुअल कोर्ट या फिर ई कोर्ट। अब ई कोर्ट इसके भी नाम से स्पष्ट है। अगर मान लेते हैं किसी गवाह को न्यायालय तक नहीं पहुंचाया जा सकता, उसको न्यायालय तक पहुंचाने में बहुत अधिक खर्चा हो रहा है, या फिर कुछ और भी नुकसान होने की गुंजाइश है, तो ऐसी स्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उसकी गवाही लेना और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए डिसीजन देना, यही क्या है? ई अदालत है, यही क्या है? वर्चुअल कोर्ट है। यानी कि अपने में बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ई अदालत का मतलब है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मामलों को सुनना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए गवाह की गवाही नोट करना और उसके आधार पर निर्णय देना ही क्या है? ई अदालत है, वर्चुअल कोर्ट है। तो ये मित्रों अधीनस्थ न्यायालय में हमने इतना पढ़ लिया है। कल हम उपभोक्ता अदालत, बाल किशोर न्यायालय के बारे में बात करेंगे, वो भी अधीनस्थ न्यायालयों में ही चलेगी वीडियो अपनी। उम्मीद है कि आज जो आपको जानकारी दी गई है वो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।